अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। या मैं आपको पहले भी कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। आज फिर से इसको रिवाइज करेंगे और मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करूँगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम मेनली क्या देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कि जो चीज़ है कि जिसमें ऐसा मसला है कि जो लोगों के लिए नया हो, जो कि ऐसा मसला हो जिसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो, जैसे कि कुछ साल पहले कोरोना का मसला आया था, या जो इस चैप्टर में जो है मलेरिया का बताया गया है कि मलेरिया में जो है जब पहली दफ़ा मलेरिया आया था, मलेरिया की बीमारी जब पहली दफ़ा आई थी तो लोग उससे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लोगों को कन्फ्यूजन थी कि मतलब ये कौन सी बीमारी है, किस तरह का मसला है। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग मलेरिया की वजह से बीमार होते थे वो उनको उठा के किसी जंगल में छोड़ आते थे क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी थी और लोग उससे डरते थे कि, और लोगों का यकीन भी ये था कि ये जो लोग बीमार होते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना कोई मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इलाज वगैरह ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता था। तो लोग क्या करते थे कि जो लोग बीमार होते थे उसको ऐसा मानते थे कि इसको इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है, इसने कोई गुनाह किया हुआ है तो अल्लाह उसको अभी सज़ा दे रहा है, और इसलिए उसका कोई इलाज वगैरह नहीं करते थे, बस जाके किसी जंगल में छोड़ आते थे। तो या तो वो जानवर खा जाते थे या अगर जानवर नहीं खाते थे तो भूख की वजह से, प्यास की वजह से वो मर जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, वक्त गुजरता गया, लोगों को पता चला कि ये बीमारी कोई इस तरह नहीं है कि मतलब गुनाह की वजह से ही हो, ठीक है। ये किसी वजूद में किसी मसले की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है लोग थोड़े से एडवांस हो गए। अब यहाँ पे मलेरिया के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि मलेरिया जब पहली दफा आया, ठीक है, या लोगों को जब पहली दफा मलेरिया हुआ तो मलेरिया के आने के बाद जो साइंटिस्ट थे या मेडिकल फील्ड के जो लोग थे उन्होंने कैसे इस चीज़ को पहचाना, किस तरीके से उसको ट्रीट करना शुरू किया और किस तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और उसको किस तरह हल करते हैं वो। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मसला जो कि एक नई चीज़ हो, हमारे लिए एक नया मसला हो जो पहली दफ़ा आया हो, ठीक है, और कभी हमने उसको पहले ना देखा हो या उसको फेस ना किया हो। जैसे कि कोरोना का मसला मैंने आपको बताया था कि जब कोरोना आया था तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लॉकडाउन, सारी चीज़ें बंद, और लोग अपने घरों में रहते थे, बाहर नहीं आते थे, ठीक है। और जहाँ भी जाते थे, मतलब जहाँ भी ऐसा माहौल होता था कि जहाँ पे लोगों को जमा होना पड़ता था, ठीक है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था हर जगह के मास्क लगाएं, हाथ धो के आए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इसके बाद कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक, जैसे एक आबादी है, ठीक है, एक टाउन है, आप वहाँ जाते हो, लोगों को देखते हो, तो उनसे आप मुख्तलिफ किस्म की डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उनसे, जैसे एक इलाके में कोई बीमारी आई है तो आप जाओगे वहाँ लोगों से पूछोगे, सारे लोग आपको एक किस्म का डेटा प्रोवाइड करेंगे, मतलब सारी चीज़ें एक किस्म की होगी, ठीक है। तो वो आप डेटा उनसे कलेक्ट करोगे कि इस इलाके में ये मसला है, उनके साइन सिम्टम्स जो चीज़ें होंगी, मतलब निशानात है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्जर्वेशन का मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ को देखना, परखना, थ्रू वॉचिंग या आंखों के जरिए किसी चीज़ को जांचना, ठीक है। और फिर आप उसके बाद एक्सपेरिमेंट करोगे। ये सारी चीज़ें हम आगे एक एक स्टेप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड टेस्टिंग हाइपोथेटिकल आंसर्स अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। और जो चीज़ें हमें मिलती है या जो डेटा हमें मिलता है, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए लेके आएंगे, फिर हमें पता चलेगा। ये बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड जो होता है
सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी मसला जो आता है उसको हल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसके बाद हमें उस मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन बताएगा? अगर यहाँ पे मैं लिखूं, ठीक है, पहला स्टेप कौन सा है बताओ? क्या है? ऑब्जर्वेशन। चलिए पहले स्टेप पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है क्या कहलाता है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? मतलब कोई भी मसला जब आप हल करने जा रहे हो, ठीक है, या कोई बीमारी है, तो एज अ डॉक्टर सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, किसी चीज को देखने से जांचना, परखना। अब आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, तो आप उसकी बॉडी को देखोगे। सबसे पहले आप उसमें क्या क्या चीजें नजर आती है, ठीक है, क्या क्या मसला नजर आता है। जैसे कि एक नॉर्मल बंदा होता है, एक बीमार बंदा होता है, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो फर्क आपको नजर आ रहा है वो आपको किस चीज के जरिए नजर आ रहा है? थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को हम एक और भी नाम कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन भी कह सकते हो और ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के हमारे पास होते हैं टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क जो है वो यही है कि क्वालिटी आप यूज करते हो। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी यूज करना, मतलब आप अपने 5 सेंस ऑर्गन यूज करते हो। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना बॉडी के अंदर। नहीं पता? सेंस ऑर्गन नहीं पता? ये तो गलत बात है यार। सनाउल्लाह सेंस ऑर्गन। हाँ अमीर, सेंस ऑर्गन नहीं पता आपको? हमारे बॉडी में 5 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स तो मैंने बताया था ना क्या चीज़ है। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब ये कि 5 ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से हमें चीज़ें फील होती है, ठीक है। नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं, वो पूरा सिस्टम है। मैं आपको एक ऑर्गन, जैसे बाहर के एनवायरनमेंट से आपको 5 ऐसे ऑर्गन है आपके बॉडी में जिसकी वजह से आपको चीज़ें फील होती है। सबसे पहले उसमें जो ऑर्गन आता है वो है स्किन, ये चमड़ा, ठीक है। स्किन पे आपको क्या फील होता है? गर्मी, सर्दी, टच, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको स्किन पे फील होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला ऑर्गन स्किन, दूसरा ऑर्गन टंग, माउथ नहीं, टंग, ठीक है। जबान, जबान की वजह से आपको क्या फील होता है? टेस्ट फील होता है। दूसरा क्या काम कर सकते हो? बोल सकते हैं, स्पीच। हाँ, कान, वेरी गुड। ईयर, ईयर की वजह से क्या होता है? सुन सकते हैं। और आंख, आईज, गुड। और पांचवा नोज, 5 हो गए, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन हो गए। ये सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं जिसकी वजह से आप चीजें देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, ठीक है, टेस्ट करते हो। ये सारी चीजें जो है 5 सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। इन चीजों को यूज करके आप किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो। ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंखों के जरिए, आप अगर किसी चीज को टच कर रहे हो तो भी आपको होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। जैसे मुझे पता नहीं है, मैं ये मार्कर इस तरह टच कर रहा हूँ, तो मुझे टच करने से पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, टंग है, किसी चीज का मुझे जायका चेक करना है, तो जाहिर बात है मैं उसको टंग पे लगाऊंगा, जबान पे लगाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन में आता है। एयर, किसी चीज का मुझे आवाज सुनना है कि आवाज इसकी कैसी आवाज है, ठीक है, तो वो एयर। या किसी चीज को देखना है या किसी चीज को सूंघना है, स्मेल, तो वो नोज के जरिए। ये 5 सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ये तो बच्चों को, 5 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है,
इसके जरिए से जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर पता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं वो मुंह में रखते हैं, बगल में रखते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर हो गया, या जो बीकर आता है जो केमिस्ट्री लैब के अंदर होता है बीकर, ठीक है, या फिर जो पट्टी आती है इंच टेप, ठीक है, या फिर जो चीजें इस तरह है जो कि बॉडी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, जो साइंटिफिक चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, इसी तरह की चीजें क्वांटिटेटिव कहलाती है। तो उन दोनों के जरिए से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जैसे कि आप जो है वो थर्मोमीटर लेते हो, आप किसी का टेम्परेचर चेक करते हो, तो टेम्परेचर आपको वो मतलब मुंह में रखोगे और फिर निकालोगे, देखोगे, आपको उसका टेम्परेचर पता चलेगा, तो ऑब्जर्व किया ना आपने। लेकिन किस चीज के जरिए ऑब्जर्व किया? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के जरिए, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होगा। या हम किसी ऑर्गन का साइज मालूम करते हैं, जैसे मेरा हाथ है, तो हाथ अगर सूज चुका है, ठीक है, स्वेल हो चुका है, तो उसका मैं साइज मालूम करूंगा, तो उसके लिए मैं इंच टेप इस्तेमाल करूंगा, इस तरह घुमा के फिर मैं उसका साइज नोट करूंगा। ये होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड में ये होता है, इंच टेप का यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन का समझ आया? क्या होगा ऑब्जर्वेशन? क्या होगा बताओ? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वो होते हैं, जल्दी बताओ, शाबाश, बैठो बैठो बैठो। ऑब्जर्वेशन में 5 ऑर्गन्स होते हैं, हाँ, जिसमें होते हैं स्किन, कोई बंदा स्किन। ऑब्जर्वेशन है क्या चीज? ऑर्गन्स नहीं, मुझे ऑब्जर्वेशन सिंपल क्या है? ऑब्जर्वेशन है मतलब किसी चीज को देखना। देखना, वेरी गुड, ठीक है, देखना, उसमें चीजें नोट करना। अब इसमें आप सिंपल ये कह सकते हो, ऑब्जर्विंग सर किसी तरह कोई बंदा सोच को यार बाय वॉचिंग, ये बीमार कंडीशन बाय वॉचिंग, ठीक है। हाँ, यही जो आपने बताया। अच्छा, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है? ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है? ऑब्जर्वेशन के बाद आता है, चलो बताओ। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हाइपोथेसिस। क्या आता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? अच्छा, हाइपोथेसिस को हम कहते हैं एजुकेटेड गेस, ठीक है, या हम इसको इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट गेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी अपनी एक राय देना, ठीक है, या हम गेस करते हैं ना, गेस, गेस क्या होता है? किस चीज के बारे में अंदाजा लगाना। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप गेस करो कि इस दीवार के पीछे क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या है? अंदाजा लगाना है, गेस कर। आपका गेस जो होता है, मतलब जो अंदाजा होता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इस दीवार के पीछे क्या है, आप बताओगे कि शायद रास्ता है, या कोई घर है, ठीक है, या कोई जानवर है, या कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ठीक है, ये कहलाएगा इंटेलिजेंट गेस या फिर हाइपोथेसिस। अब जब हम बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, जो चीजें हमने 5 सेंस ऑर्गन के जरिए या फिर वो क्वांटिटेटिव चीजों के जरिए थर्मोमीटर और इंच टेप के जरिए नोट की, तो उससे जो हमें अंदाजा हुआ कि शायद इस वजह से हो, ठीक है, कि शायद ये वजह हो सकती है इस बीमारी की, तो वो हम क्या करेंगे? एक अंदाजा लगाएंगे, और उस अंदाजे को हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होगा, मतलब एक अच्छा अंदाजा होगा, ठीक है। और ये अंदाजा कुड बी रॉन्ग और करेक्ट, ठीक है, ये अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और इसके अलावा इट इट शुड बी टेस्टेबल। इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो, या इसके ऊपर आप
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब जो बात आपने की है उसके ऊपर आप उस चीज को आजमाओगे तो आपकी बात का पता चलेगा कि बात सही है या गलत है। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो खैर बाद में आता है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वेशन किया पहले, तो ऑब्जर्वेशन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लेवरिन, ठीक है। लेवरिन ने 1880 में ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है। और उसने देखा कि एक जो मलेरिया का पेशेंट है, हम मलेरिया की बात कर रहे थे, ठीक है, उसकी ब्लड में उसको मिला प्लाज्मोडियम। क्या मिला? प्लाज्मोडियम मिला। अब उसने प्लाज्मोडियम देखने के बाद, प्लाज्मोडियम उसने देखा तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ ना, आप किसी चीज को देखते हो तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। प्लाज्मोडियम देखने के बाद उसने हाइपोथेसिस पेश किया, मतलब अपना एक अंदाजा लगाया, और अंदाजे में उसने क्या कहा कि प्लाज्मोडियम मे बी द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, मे बी द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि शायद प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जो है ये किस्म का जहरीला मवाद है, या एक केमिकल आप कह सकते हो, या फिर कोई टॉक्सिक चीज कह सकते हो, जिससे, जैसे कि आपको पता है कि मलेरिया किस वजह से होती है? फीमेल मच्छर के काटने से, ठीक है, मतलब मच्छर के काटने की वजह से। अब मच्छर के मुंह में ऐसा कुछ होता है जो वो आपके बॉडी में छोड़ जाता है, वो आपकी बॉडी में फैलने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। उस चीज का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जो है उसने देखा लेवरिन ने 1880 में, और उसने फिर हाइपोथेसिस पेश किया कि शायद प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया का, ठीक है। तो इसीलिए उसने ये हाइपोथेसिस पेश किया, लेकिन ये जो है कोई कंफर्म बात नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस एक अंदाजा होता है, एक राय होती है कि शायद ये वजह हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अब हमने क्या करना है? इसको कंफर्म करना है। 50-50 है, गुड, ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है? इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए हमने आगे के स्टेप्स पे जाना होगा। तो हाइपोथेसिस के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो कौन सा होगा? थर्ड स्टेप होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। रीजनिंग का मैंने आपको बताया था, व्हाट इज रीजनिंग? बहस करना, गुड। अब देखो, बहस करना वो बहस नहीं है कि आप किसी से झगड़ा कर लो, वो नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग जो कि साइंटिस्ट है या मेडिकल फील्ड के लोग हैं, उनको किसी की बीमारी के बारे में जानना है, ठीक है, और वो जो है उस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो माहिर होते हैं वो आपस में बैठेंगे, एक मीटिंग अरेंज करेंगे और उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उस पे जो है वो बहस करेंगे, फिर उसमें आपस में मतलब हर बंदा अपना अपना सजेशन देगा, अपनी एक राय देगा। इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसी के ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट होगा, मतलब उसी के ऊपर अमल होगा और बात आगे जाएगी, ठीक है। रीजनिंग के भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंडक्टिव में हम कहते हैं कि कोई ख़ास चीज़ की बात पहले करते हैं, फिर बाद में जाके आम चीज़ों की तरफ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, शार्क होता है, शार्क। शार्क क्या होता है? एक मछली होती है, ठीक है, मछली का एक किस्म है, शार्क उसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि शार्क एक मछली है, और शार्क के बॉडी के ऊपर वो स्केल होते हैं, वो जो बारीक बारीक सी चीज़ें होती है, ठीक है, और फिर जाके सारी मछलियों के बॉडी के ऊपर वो चीज़ें होती है। तो पहले मैंने शार्क से स्टार्ट किया और आगे जाके पूरे मछलियों के बारे में मैंने बात की। तो वो पूरी जो जितने भी मछलियां हैं जो सारी है वो क्या है? वो जनरल है, और शार्क क्या है? स्पेसिफिक है। तो शार्क से लेके पूरे स्पेसिफिक जनरल की तरफ जाना ये इंडक्टिव है।
अगर इसको मैं उल्टा कर दूं कि सारे मछलियों के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और शार्क के बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं, तो अब मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ गया। ये क्या हुआ? डिडक्टिव। तो इन दोनों में आपको ये फर्क पता होना चाहिए। बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब यही होता है कि बैठ के किसी चीज के बारे में बात करना, बहस करना और उसका जो हल हो सकता है वो निकालना। ठीक है, रीजनिंग के बाद क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट। गुड। अब चूंकि हम नंबर 4 स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है, तो नंबर 4 स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, तजुर्बा करना। गुड, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि तजुर्बा का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई नॉलेज है, आपको किसी चीज के बारे में पता है, लेकिन आप उस चीज को आजमाना चाह रहे हो और आजमाने के बाद जो है आप देखोगे कि मतलब मुझे ये तजुर्बा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आप किससे मशवरा लोगे, किसके पास जाओगे? मैकेनिक से। ठीक है, तो वो आपको क्यों अच्छा मशवरा दे सकता है? आप किसी डॉक्टर से या किसी किसान से क्यों गाड़ी का मशवरा नहीं लेते? क्योंकि उसको पता होता है, वो तजुर्बाकार होता है, उस चीज में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है कि जो नॉलेज हमारे पास अभी तक आ चुका है कि प्लाज्मोडियम की वजह से शायद मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है, अब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे। तजुर्बे से हमें पता चलेगा कि जो बात हमने की है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें 2 ग्रुप्स लिए गए। ठीक है, कौन कौन से 2 ग्रुप्स थे? कंट्रोल ग्रुप, एक था कंट्रोल ग्रुप। गुड। और एक वो और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, अब कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है जो जो लोग बिल्कुल सेहतमंद है, सही है। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स बनाए गए। यार क्या मसला है आप लोगों को? सीधे बैठ जाओ। तो 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो है उनमें वो लोग थे जो बीमार नहीं थे, जो तंदुरुस्त थे। ठीक है, इसमें 100 पीपल थे। ठीक है, मतलब 100 लोग थे। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ये वो ग्रुप था जो बीमार लोग थे। ठीक है, इसमें भी 100 लोग थे। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट ये करना है कि इनका भी ब्लड लेंगे, इनका भी ब्लड लेंगे, उनको देखेंगे कि जो हमने बात की थी कि जो प्लाज्मोडियम की वजह से ये होता है वो सही साबित होता है या नहीं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है मतलब कंट्रोल ग्रुप के 100 बंदों का ब्लड लिया गया, उसमें हमें क्या मिला? प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसमें हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। किसके ब्लड में? किसके ब्लड में मिला? कंट्रोल ग्रुप में नहीं मिला। ठीक है, इसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, सॉरी, इसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, लो प्लाज्मोडियम। एक्सपेरिमेंटल के ग्रुप में हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। गुड। अब हमने जो बात की थी, मतलब जो अंदाजा लगाया था, वो यहाँ सही साबित हो रहा है कि जो लोग बीमार है उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। ठीक है, और जो सही है, जो कंट्रोल ग्रुप है, उसके ब्लड में ये चीज नहीं मिली। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा इसके बाद, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट आएगा ना। तो नंबर 5 जो स्टेप होगा वो क्या होगा? रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या आया कि 100 जो है कंट्रोल ग्रुप जो है, कंट्रोल ग्रुप में सीजी लिखूंगा। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है, बैठो। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। तो इससे क्या बात सामने आती है या क्या रिजल्ट आता है कि प्लाज्मोडियम ही जो है वो वजह। तो इसीलिए हम आखिर में रिजल्ट के बाद क्या करेंगे? फैसला करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो पहले वो एक्सपेरिमेंट करेगा, मतलब उस चीज से गुजरेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या एग्जाम देगा, उसके बाद उसका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में हम देखेंगे कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं।
जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर उससे कम है तो बच्चा क्या किया जाता है, फेल किया जाता है, उससे ज़्यादा है तो पास किया जाता है। तो वो पास और फेल करना क्या है, एक फैसला होता है। तो फैसला रिजल्ट के बाद आएगा और उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, अब ये इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हमें ये पता चलेगा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। अब यहाँ पे बात क्या हो गई, कंफर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक जो स्टेप्स थे शुरू से लेके एंड तक, ये सारे स्टेप से गुजरने के बाद हमें बात कंफर्म हो गई। हमें पता चला कि हाँ, जो पहले हमने अंदाजा लगाया था इस चीज में वो सही है। तो यहाँ तक एक जो प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, जो मलेरिया का मसला था, उसका हमें वजह पता चला। ठीक है, वजह पता चली ना हमें, कि पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने उस चीज़ को हाइपोथेसिस दिया, मतलब एक अंदाज़ा लगाया कि शायद ये वजह है। फिर हमने उसको रीजनिंग मतलब बैठ के बात की, फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट को देखते हुए हमने क्या किया, फैसला किया, कंक्लूजन दिया। अब जब आपको किसी चीज़ का पता चल जाता है, उसकी वजह पता चल जाती है, तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ की वजह से बहुत दर्द होता है, मतलब आप बैठे हुए हो या आप रास्ते में जा रहे हो, या आपको जो है कोई भी मसला हो सकता है जो आपको पता है कि ये चीज़ है, अगर मैं इसको टच करूँगा या मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो आपको वो नुकसान का वजह पता है ना, इस चीज़ की वजह से मुझे नुकसान होगा, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करोगे या उसके लिए कोई रोकथाम करोगे कि ये चीज़ मेरे पास ना ही आए, मेरे पास पहुंचे ही ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उस चीज़ के लिए इलाज ढूंढना फिर आसान होता है जब आपको चीज़ का पता हो, उसकी वजह पता हो। ठीक है, तो कंक्लूजन तक हम एक फैसले पर पहुंचते हैं, फिर उसके कंक्लूजन को मतलब फैसले को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इलाज ढूंढ सकते हैं। तो इतना हमें पता चला, हमने इलाज ढूंढा। ठीक है, और उसके बाद हम इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जो आपके चैप्टर में डिस्कस की हुई है, जो कि बहुत आसान है, एक थ्योरी है और एक लॉ है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो इस स्टेप में नहीं आते हैं, स्टेप में वो नहीं आते, बाकी ऐसे ही डिस्कस किए, मतलब एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर में है तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एक आएगा, एक है थ्योरी और दूसरा है थ्योरी एंड लॉ, या फिर हम उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल इस तरह लिखा जाता है PLE, ठीक है, आखिर में देखना है। एक प्रिंसिपल लिखा जाता है PAL। PAL वाला जो होता है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, वो प्रिंसिपल होता है, किसी इदारे का सरबराह जो होता है। ठीक है, और एक प्रिंसिपल ये होता है, इसका मतलब होता है कोई उसूल, ठीक है, कोई कानून। तो ये जो इन दोनों में फर्क है वो क्या है, अब ये जो है इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है, इसी के साथ लिंक है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात कि थ्योरी क्या चीज़ है। थ्योरी जो हमने इतने सारे स्टेप पढ़े, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और कंक्लूजन, इन सारे स्टेप से अगर कोई बात जाके पास होती है और बाद में जाके सही साबित होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो बात सही साबित हुई और किसी ने उसको बहुत टाइम तक चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसको गलत साबित नहीं किया, ठीक है, और वो सही जा रही है आगे, लेकिन वो काफ़ी सही बात है जो अभी तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये भी एक गेस ही होता है, मतलब एक अंदाज़ा होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। ठीक है, मतलब तकरीबन सच के करीब होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। दूसरा जो है वो है लॉ या प्रिंसिपल। लॉ का मतलब होता है कि कोई भी बात जो बिल्कुल पक्की हो, जिसको कोई भी बंदा गलत साबित नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है,
ठीक है, ये बात अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछते हो तो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि नहीं मशरिक से नहीं निकलता, मगरिब से निकलता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या कोई आपको ये नहीं बताएगा कि बारिश जो है वो बादलों से नहीं बरसती बल्कि ज़मीन से बरसती है। ठीक है, ये नहीं होगा। या फिर आपको इसी तरह की कोई भी बात जिसको सारे लोग मानते हैं, ठीक है, और जिससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ या प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है कोई भी कानून जो गलत नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो एज अ मुसलमान हम इससे इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोई इस बात से इनकार करेगा तो वो मुसलमान के कैटेगरी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक कानून है जो मुसलमान के लिए लॉ है। ठीक है, लेकिन थ्योरी जो है वो शायद आज तक सही है, 50 साल, 100 साल, 200 साल वो सही आ रही है। जैसे कि ये आ रही है प्लाज्मोडियम की जो थ्योरी है, 1880 में ये पेश की गई, मैंने आपको बताया। अभी तक 120 140 साल हो गए तकरीबन उसको। ठीक है, अभी तक वो सही आ रही, किसी ने उसको गलत साबित नहीं किया। लेकिन शायद आज से कुछ 20 30 या 50 या 100 साल बाद टेक्नोलॉजी मजीद बढ़ जाए, मजीद अच्छी चीज़ें आएँ और इस बात को शायद कोई गलत साबित कर सके, तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाएगी। तो थ्योरी के गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बात आज नहीं तो कल परसों गलत साबित हो सकती है। ठीक है, लेकिन लॉ जो है, जो आज है तो आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद या 1000 साल बाद भी वही होगा जो आज है। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कोई भी आलमगीर सच्चाई। आलमगीर सच्चाई मतलब जिसको पूरी दुनिया मानती हो, कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा उससे इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम लॉ कहते हैं। तो थ्योरी और लॉ में फ़र्क समझ आया? अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और है, वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये तो आपको पता होगा ना, रेशो और प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशो और प्रोपोर्शन का तो सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। रेशो हम इस तरह 2 डॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 2 डॉट्स कहीं पे हमें नज़र आते हैं तो हम उसको रेशो कहते हैं। प्रोपोर्शन जो होता है वो इस तरह 4 डॉट्स होते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स और 2 डॉट्स, ये क्या होता है? रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि टाइम होता है ना, जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि 4:20 इस तरह लिखे हैं। ठीक है, 4:20 हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये जो 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये रेशो कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, रेशो हम किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान तादाद मालूम करने के लिए लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि H2O है, पानी का फार्मूला है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो 2:1 हो गया। ठीक है, ये तादाद मालूम करने के लिए, 2 चीज़ों के तादाद मालूम करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? रेशो लगाते हैं। या अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल में फीमेल की और मेल की तादाद कितनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फीमेल है 50 और मेल है 70, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 50:70, इन दोनों के बीच में रेशो है। लेकिन जब हम 2 रेशो को आपस में मिलाते हैं फिर हम क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शन लगाएंगे। जैसे कि ये एक स्कूल की तादाद है, ठीक है, हम किसी दूसरे स्कूल की तादाद लेते हैं, जैसे कोई दूसरा स्कूल है उसमें लड़कियां हैं 70 और बॉयज़ है 50। ठीक है, अब ये भी एक रेशो है और ये भी एक रेशो है, दोनों रेशो है ना। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दोनों को मिलाते हैं या दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो फिर दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शन लगाएंगे। मतलब इस तरह 4 डॉट्स लगाएंगे। तो 4 जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा हम 2 रेशो के बीच में अंदाज़ा लगाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, और रेशो हम 2 चीज़ों के दरमियान नंबर मालूम करने के लिए लगाते हैं। तो ये पूरा थ्योरी और लॉ में फ़र्क पता होना चाहिए, रेशो और प्रोपोर्शन में पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर के जो स्टेप्स हैं
कि जो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो, और बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये समझ आया कुछ ना कुछ, या इसमें कोई मसला, कोई सवाल? क्लियर है? चले, ओके, दैट्स ऑल।